हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो हल्का सा लेट हो गया क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली मैंने एक नया माइक्रोफोन ऑर्डर किया था और उसकी डिलीवरी डेट आज की, यानी कि अगर मैं कल वीडियो पोस्ट करता हूँ तो 7 जून की। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना पहले माइक्रोफोन को आने ही दिया जाए। इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझ तक बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मीनल घोष ने। आइए आगे की स्टोरी को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें बताई है। मेरा नाम मीनल है और बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते रहे हैं। रहने वाली मैं पश्चिम बंगाल की हूँ और सिटी में अभी आपको बताना नहीं चाहूँगी। आपका समय ज़ाया ना करते हुए मैं सीधा घटनाओं की तरफ आती हूँ। तो ये सब चीज़ों की शुरुआत मेरे बचपन में ही हो गई थी और उस समय मेरी उम्र लगभग 8 साल की रही होगी। तब से मुझे ये सब चीज़ें याद हैं। मुझे याद है जब मैं 8 साल की थी, उस टाइम पर मैंने अपनी मम्मी को, जिनका नाम शीतल है, उन्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए देखा था। अब जिन लोगों को यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब नहीं पता, मैं उनको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये एक तरह की मानो तरकीब होती है, एक तरीका होता है जिसमें इंसान अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी आत्मा को अलग करके कहीं बाहर पूरे विश्व में या फिर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। अब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बारे में हम कई सालों से अपने पुराणों और अपनी प्राचीन गाथाओं में जानते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको शायद पता भी होगा कि महाभारत में भी गुरु द्रोण अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब मैं आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो बात ये थी कि मेरी मम्मी कई सारी ऐसी चीज़ें करती थी जो कि मेरे ख्याल से तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे नहीं पता इस चीज़ को भी भूतिया घटना मानना चाहिए या नहीं। ये मेरे साथ हुआ था हमारे रेंट वाले अपार्टमेंट में। उस टाइम पर पापा भी घर पे नहीं थे और वो शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। मुझे याद है मैं अपने बेड पर बस लेटी हुई थी, सोई भी नहीं थी कि एकदम से मुझे अपनी मम्मी अपने बेड के ऊपर उड़ती हुई टाइप दिखाई दी। मैं छोटी सी तो थी लेकिन मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी मम्मी, जिन्होंने मेरी चीख सुनी, वो एकदम से बराबर वाले कमरे से उठकर मेरे पास आई और मुझसे पूछी कि क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, पर अभी आप कहाँ पे थी? उस टाइम पर तो मेरी मम्मी ने इस बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बताया और उस समय मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ से मेरी लाइफ के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की शुरुआत हो चुकी थी। इस वाले इंसिडेंट के अलावा मैंने एक बार और अपनी मम्मी को एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू उनकी बॉडी से बाहर आते हुए देखा। ये सब बातें भले ही आप लोग बकवास माने, लेकिन यकीन मानिए ये सच्चाई होती है और मैंने इस चीज़ को खुद होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। खैर, इस चीज़ को तो शायद आप भी पैरानॉर्मल कंसिडर ना करो, बट अब जो मैं आपको आगे की घटनाएं बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल हैं। अब ये जो इवेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये लगभग साल 2008 या 9 के हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उस टाइम पर मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी और मैं उसके घर पे रह रही थी। दरअसल मैं एक दूसरी सिटी में काम के लिए गई हुई थी और उस टाइम पर मैं उसके साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही थी। अब उस अपार्टमेंट के बारे में उसने पहले मुझे कॉल वगैरह पे तो काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी थी, बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। तो जब मैं उस जगह पर रहने के लिए गई तो शुरू में तो कुछ खास नहीं हुआ, बट बाद में उसने मुझे बताया कि वो सब चीज़ें जो बताती थी वो सच थी। तो ऐसे ही एक रात जब हम लोग बैठे हुए थे, उस टाइम पर मेरे मन में एकदम से पता नहीं क्या ख्याल आया और मैंने एकदम से तेज से कहा, अगर तुम इस कमरे में हो तो हमें कोई सिग्नल दो। हाँ, अगर दरवाजे पर 2 बार थप थप की आवाज़ आ जाए तो मैं ज़रूर यकीन कर लूँगी कि तुम यहाँ पर हो। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा और उस वक्त पे तो एक्जैक्टली कुछ हुआ भी नहीं, बट
उसके अगली रात के ठीक 2 बज रहे थे और मैं बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसी टाइम पर एकदम से बाहर से ज़ोर ज़ोर की टैप करने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैं सोचने लगी रात में आखिर होगा कौन, और जब मैंने बाहर जाके गेट खोला तो पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसा 3 से 4 बार हुआ और अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था, क्योंकि मैं एक बार को दरवाजे के ठीक पीछे ही खड़ी हो गई थी और जैसे ही वो आवाज़ आई मैंने गेट खोल दिया, बट वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला। अब उस दिन के बाद से ये वाली चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल सी ही हो गई थी, यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर ऐसा ही एक्सपीरियंस एक ना एक बार हमारे साथ हो ही जाता था। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा भयानक इंसिडेंट मुझे उस जगह पर याद है वो ये कि एक रात शायद क्रिसमस के आसपास हम लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और उसी टाइम पर हमें जब ये आवाज़ आना शुरू हुई तो ये आवाज़ हमें एक छोटे से स्टोर रूम टाइप की जगह से आ रही थी जहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई थी। तो उस टाइम पर अगर आपको याद हो तो फ्लैश वाले कैमरे आते थे और उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड ने वहाँ पर उस फ्लैश वाले कैमरे से वहाँ की एक फ़ोटो ली थी और उस फोटो में जो चीज़ उसने कैप्चर कर ली थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। आप यकीन मानिए उसमें एक आदमी दिख रहा था जो कि कैमरे की तरफ देख के ही स्माइल कर रहा था और उस आदमी को देख कर तो हम सभी के होश उड़ गए थे। अभी वो फ़ोटो मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर दिखा देती। खैर उस जगह पर मैं लगभग 6 महीने तक रही और उन 6 महीनों के बीच में मैंने कई सारी पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस करा और उस जगह पर जाकर मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं इन सब चीज़ों से एकदम कंफर्टेबल हो गई थी। बट मेरी लाइफ के पैरानॉर्मल इवेंट्स यहीं पर ख़त्म नहीं हुए। लगभग 2 साल बाद शायद 2010 के आसपास में मैंने एक बार फिर से शहर चेंज करा और इस बार मैं जिस जगह पर गई वहाँ पे पास में ही एक गांव था और उस गांव के पास में ही एक रोड था। उस रोड को मुंशी रोड कहते थे आसपास के लोग। अगर आप इस नाम को मैप पे सर्च करोगे तो ये आपको शायद ना ही मिले। अब उस जगह पर जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से ये रोड लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर था और ये लगभग मैं स्कूटी का डिस्टेंस बता रही हूँ आपको। उस जगह के बारे में जो किस्से थे जो कि पूरे गांव और आसपास वाले शहर में जो पॉपुलर थे वो ये कि अगर आप रात के समय उस रोड से जाओगे तो एक गाड़ी आपका पीछा करेगी और आपसे वो आगे निकलने की कोशिश करेगी। अगर आप भी उससे आगे निकलने की कोशिश करते हो तो वो गाड़ी एकदम से गायब हो जाएगी और इस घटना के बाद आपकी जल्द ही मौत हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ टाइम तक वहाँ पर रही तो उस जगह से रिलेटेड मेरे साथ कई सारे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी। सबसे पहला एक्सपीरियंस है न्यू ईयर 2011 का। अब उस टाइम पर मैंने हाल ही में अपनी नई गाड़ी खरीदी थी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत पसंद करती थी। तो पता नहीं उस टाइम पर हमें क्या मज़ा आने लगा कि हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसी रोड से गुजरेंगे और ऐसा लोग कहते थे कि वहाँ पर एक पेड़ था जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। तो हम लोगों ने तय करा था कि हम लोग उस जगह पर जाएंगे और उस पेड़ के आसपास थोड़ा देख कर आते हैं कि आखिर कौन सी आत्मा है जो वहाँ पर घूमती रहती है। हम लोगों ने उस पेड़ के साइड में जाकर अपनी गाड़ी लगाई और वहीं पर 20 से 30 मिनट तक बैठे रहे और सच में वो जगह थोड़ी क्रीपी तो थी ही, बट डरावनी चीज़ वो पेड़ नहीं था। डरावनी चीज़ उसके बाद हमारे साथ हुई। जब हम लोग वहाँ से निकलने की सोच रहे थे उस समय एकदम से ही मुझे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ पीछे की साइड से आ रही थी। अब पीछे की साइड वो जो था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आसपास में पेड़ ही पेड़ थे और उसके पीछे की साइड एक रेलवे लाइन जा रही थी और उस रेलवे लाइन पे भी ट्रेन मुश्किल ही आती थी, मतलब बहुत रेयरली आती थी। और इतना तो मुझे ही पता कि उस टाइम पर वहाँ से कोई भी रेल नहीं निकल रही थी क्योंकि रेल साउंड करती है ना। बट उस टाइम पर जो लड़की की चीखने की आवाज़ थी या फिर यूं कहें हंसने की आवाज़ थी वो वहाँ पर गूंजने लगी और इस आवाज़ ने हम सभी लड़कियों की हवा निकाल दी। अब पता नहीं क्यों डर तो सबको लग ही रहा था, मुझे भी लग रहा था, बट मेरे अंदर एक अजीब सी चीज़ थी ये जानने के लिए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। बट फिर भी क्योंकि मेरे दोस्तों को वहाँ पर सही नहीं लग रहा था तो मुझे वापस आना पड़ा। और एक चीज़ जो कि उसके बाद से मेरे साथ होती रही वो ये कि जब मैं उस रात अपने घर गई तो मेरी गाड़ी में एकदम से एक आवाज़ सी आई, मानो अंदर कुछ तो हुआ हो। एक अजीब सी आवाज़ थी जिसे मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। और ये आवाज़ आप यकीन नहीं करेंगे 2011 से लेकर साल 2016 तक मेरी गाड़ी में हर एक हफ्ते या फिर पता नहीं ऐसे कुछ टाइम के बाद मुझे सुनाई देती और इस आवाज़ का रीज़न मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैंने
कई बार अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास दिया, उसे गैरेज में दिया, लेकिन इस आवाज़ का कोई भी हल नहीं निकल पाया। अब मुंशी रोड पर हमारे साथ बीती पहली घटना के बाद हमारा एक बार फिर से उस जगह पर जाने का मन हुआ। वैसे और किसी का तो नहीं था, बट मेरा ही सबसे ज़्यादा मन था, तो मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को एक बार फिर से मना लिया। एक बार फिर से हम लोग उसी जगह पर पहुंच गए, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं हुआ, बस पेड़ के पास से थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अब वो आवाज़ शायद हो सकता है किसी छोटे मोटे जानवर की भी हो, बट उस रात हम लोग वापस आ गए और हमारे साथ कोई भी अजीब सी घटना नहीं हुई। लेकिन अजीब चीज़ हुई उसके 15 या 16 दिन बाद, जब हम लोग एक बार फिर से बस मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स वहाँ पर घूमने के लिए अकेले गए। आप शायद हमारी बात पर यकीन भी नहीं करें, जब हम उस जगह पर उतरे और वहाँ पर हम लोग अभी बस पहुँचे ही थे कि एकदम से पीछे की तरफ से मुझे एक आदमी दिखाई दिया। और पहले तो बस एक साया दिख रहा था जिसके हाथ में एक चाकू है, और वो हमारी ओर तेज़ी से भागते हुए आ रहा था। और ये देखकर तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड्स जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठे और उसके बाद हम लोग बस वहाँ से भाग ही रहे थे कि मैंने एक बार फिर से जब पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद हम लोग फ़ौरन से भागकर अपने घर आ गए। और इसके बाद जो उस रोड पर अगला हादसा हुआ, ये लगभग 2 साल बाद हुआ था। आई थिंक 2014 या 13 के आसपास में। उस टाइम पर तो हम लोग वहाँ पर जा भी नहीं रहे थे, हमें बस उस रोड से निकलते हुए एक दूसरी जगह पर जाना था। और क्योंकि वो उस जगह पर जाने के लिए एक शॉर्टकट था, तो हमने सोचा कि हमें वहीं से जाना चाहिए। और वैसे भी उस जगह पर जाने के लिए तो हम लोग हमेशा से ही बेताब रहते थे, बट इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस था। जब हमारी गाड़ी उस रोड से निकल रही थी, उस टाइम पर हमने अपने पीछे एक और गाड़ी को देखा जो कि हमारे आगे नहीं निकल रही थी, बस हमारे पीछे एक एवरेज स्पीड को मेंटेन करके हमारा पीछा कर रही थी शायद। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा, और जब एकदम से मैंने कहा कि गाड़ी को ब्रेक लगाओ, और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, मैं सच कहती हूँ वो गाड़ी हमारी आंखों के सामने से ही धुंध धुंध सी बन के गायब हो गई। और ये चीज़ पर्सनली मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावनी थी। इसके अलावा जो एक इवेंट मैं आपको बताना चाहूँगी वो साल 2013 का है। दरअसल 2013 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम रोहित है। उस टाइम पर हम लोग अपने हनीमून के लिए गोवा गए थे। गोवा में ही हम लोग एक होटल में रुके थे, और मैं उस होटल का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी। मुझे याद है फर्स्ट डे पर ही मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। मैं उस होटल में शावर ले ही रही थी कि मुझे एकदम अजीब सी फीलिंग आई कि कोई मुझे देख रहा है, बट मैंने इसको जैसे तैसे करके फिर भी इग्नोर कर दिया। एक रात मैं वहाँ पर बेड पर जब लेटी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट पर कोई दबाव बना रहा है किसी तरह का। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे धक्का दे रहा हो। मैं एकदम से जैसे तैसे करके पलटी तो मैंने देखा मेरे पति मेरे साइड में सोए हुए थे और मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था, बट स्टिल मुझे ऐसा फील हुआ। अब हम उस जगह पर उस होटल में अपने एक फ्रेंड के कहने पर गए थे, जिसका बताना था कि उस जगह पर जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ पर एक रूम था जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि 1969 में एक लड़की आग में जलकर मर गई थी। वो उस जगह की शायद केयरटेकर थी। ऐसा कई लोगों का कहना था कि वहाँ पर वो लड़की कई बार देखी जाती है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ जो अपने हनीमून पर इस तरह की जगह पे गई थी। वेल, मैं इसी तरह की लड़की हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे को इसी टाइप के मिले हैं जिन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इस चीज़ के लिए हमने अपना हनीमून भी स्पॉइल कर दिया। खैर, हम लोग उस जगह पर रुके, बट हमें उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं चला या फिर हम उस लड़की से मिल तो नहीं पाए। बट उस जगह पर छोटी मोटी कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा खटकती रहती हैं। फरवरी मार्च 2015 में मैं 2 मीडियम लोगों से मिली। मीडियम उन लोगों को कहते हैं जो कि आत्माओं से बातचीत या फिर यूँ कहें उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं। मैं ऐसे लोगों को काफ़ी टाइम से इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और मैं उनसे बात करना चाहती थी किसी भी तरीके से। और इसी बीच वो जो काम करते हैं अपना, वो सेशंस में करते हैं। और मार्च के दौरान ही हमने एक सेशन किया था जिसमें हमारी बातचीत मेरे पापा से तो नहीं, बट किसी अलग ही तरह के किसी दूसरी एंटिटी से हो गई थी, और ये एकदम से एक कनेक्शन बन गया था। जब वो उस चीज़ से कनेक्ट हो गया तो वो जो मीडियम था वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाने लगा और हमारे ऊपर एक अलग ही भाषा में तेज़ तेज़ कुछ बोलने लगा, जो कि हमें भी पता नहीं चला। लेकिन जल्दी वो नॉर्मल हो गया और उसने हमें बताया कि उसका कनेक्शन किसी और ही रूह से हो गया था। इसके अलावा मैं 2 बार और मीडियम से बात करवा चुकी हूँ
और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने सही में मेरे मम्मी पापा से मेरे से बात करवाई है। इस मामले में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पे ही ट्रस्ट करिएगा जिस पे आपको पूरा यकीन हो। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे सारे इंसिडेंट डरावने लगे या फिर नहीं, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्टोरीज में डरावना होना शायद उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनका रियल होना ज़रूरी है। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे रियल्स हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ। पिंकी और ऋषभ दोनों भाई बहन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग खेल रहे थे। बाकी बच्चे समुद्र से दूर खेल रहे थे, तो वहीं पिंकी और ऋषभ समुद्र के ठीक किनारे पर रेत से मिट्टी का घर बना रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर बैठा देवेश अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी कुछ वक्त पहले ही नदी की तेज धार में बहने से मर गई थी। तब से ही दोनों बच्चे काफी ज्यादा उदास रहने लगे थे। देवेश को भी ऑफिस जाना होता था, इसीलिए वो बच्चों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे धीरे धीरे दूसरे बच्चों से कटते चले गए। ऐसा नहीं है कि देवेश ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो हर संभव कोशिश करता था कि उसके बच्चे नॉर्मल रहें, दूसरे बच्चों के साथ खेले कूदे, बट शायद माँ के जाने के बाद वो बच्चे संभल ही ना सके। देवेश ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। वो ऑफिस से समय से पहले आकर बच्चों को डेली टहलाने ले जाता था। छुट्टी वाले दिन किसी पार्क या समुद्र तट पर ले आता था। बच्चे धीरे धीरे माँ को खोने का दर्द भूलने लगे थे। ये भी छुट्टी वाला एक खुशनुमा दिन था। देवेश अपने बच्चों के साथ बीच पर आया था। दोनों बच्चे रेत का घर बनाने में व्यस्त थे। देवेश अपनी जगह से उठा और बच्चों के लिए आइसक्रीम लाने की सोचकर दुकान की तरफ चला गया। इधर पिंकी और ऋषभ घर बनाने में खोए हुए थे। पिंकी की गुड़िया पास ही में रखी हुई थी कि तभी समुद्र की एक तेज लहर आई और पिंकी की गुड़िया को अपने साथ बहा कर ले गई। पिंकी ने देखा तो अपनी गुड़िया लेने के लिए वो दौड़ पड़ी। मेरी डॉल! पिंकी ने लहरों पर झूलते अपनी गुड़िया की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए, लेकिन गुड़िया उसकी पहुंच से दूर आ गई थी। पिंकी वहां मत जा! पिंकी के पीछे पीछे ऋषभ दौड़ता हुआ गया, लेकिन पिंकी को तो बस अपनी गुड़िया ही नजर आ रही थी। अचानक एक तेज लहर आई और दोनों भाई बहन लहरों पर झूलने लगे। दूर से देखने वाले लोगों को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और उन लोगों की चीख निकल गई। पिंकी बेहद डर गई थी और जोर जोर से हाथ पैर चलाने लगी। डर तो ऋषभ भी गया था, लेकिन उसे अपनी बहन की भी फिक्र थी, तो वो तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तैरना आता कहाँ था। लहरों और थपेड़े खाने के बाद जल्द ही दोनों भाई बहन बेहोश हो गए। लोगों की चीख पुकार सुनकर देवेश तुरंत बीच की तरफ आ गया। वहां उसने देखा उसके दोनों बच्चे गायब थे। उसकी नज़र उसी तरफ गई जहां देखकर लोग चीख रहे थे। देवेश के हाथों से आइसक्रीम छूट गई। वो जोर से चीखा और समुद्र की तरफ दौड़ लगा दी उसने, लेकिन तभी मानो चमत्कार हुआ। एक तेज लहर के साथ दोनों बच्चे समुद्र तट पर आ गए और उन्हीं के साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी वहीं पर आकर गिर गई। बच्चे आधी बेहोशी की हालत में थे। अधेड़ दिखने वाली वो औरत जल्दी से उठी और दोनों बच्चों को सहलाने लगी। इतनी देर में देवेश भी दौड़कर बच्चों के पास पहुंच गया था। उसने पिंकी को थपथपाया और उसके पेट पर जोर लगाया। पिंकी ने मुंह से पानी निकाल दिया। अधेड़ उम्र की औरत ने ऋषभ के साथ भी ऐसा ही करा और ऋषभ ने भी मुंह से पानी बाहर फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ मैंने दोनों बच्चों को समुद्र की तरफ जाते हुए देख लिया और उनके पीछे चली गई, वरना उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं भी समुद्र में ही कूद जाता, देवेश ने कहा। लेकिन न जाने क्यों देवेश की बात पर वो औरत थोड़ा सा बेचैन हो गई। देवेश ने पिंकी को गोद में उठा लिया और फिर ऋषभ की तरफ देखा। मैं खुद से आ जाऊंगा पापा, आप चलिए। ऋषभ खुद को संभालते हुए बोला, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, वो औरत बोली और उसने ऋषभ को सहारा दिया और देवेश के पीछे पीछे चलने लगी। बातों बातों में देवेश को पता चला कि वो बुढ़िया अकेले ही रहती है और कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेती है। देवेश ने उससे अपने बच्चों की आया बनने के लिए पूछा और इस बात पर वो झट से तैयार हो गई।
देवेश को उस पर विश्वास था, आखिर उसने ही उसके बच्चों की जान बचाई थी। आयशा नाम की वो औरत अब पिंकी और ऋषभ की आया बनकर उन लोगों के साथ रहने लगी। बच्चे आया से कभी घुल मिल नहीं पाए, लेकिन देवेश जैसे निश्चिंत हो गया था और अब वो आराम से अपने काम पर ध्यान देने लगा था। पापा, उसने आपसे झूठ क्यों कहा? झूठ बोलना तो गंदी बात है ना? 4 साल की मासूम सी पिंकी ने एक दिन पापा से पूछा। बिल्कुल झूठ बोलना बुरी बात है, देवेश बड़े प्यार से पिंकी से बोला। तभी उसके लैपटॉप पर उसे कुछ मेल दिखे और वो उन्हें चेक करने लगा। तो उसने आपसे झूठ क्यों बोला? पिंकी ने फिर से सवाल किया। किसने झूठ बोला? देवेश ने लैपटॉप पर मेल चेक करते हुए पूछा। उस आया ने। उसने क्यों कहा कि उस दिन उसने हमें बचाया है, जबकि हमें तो मम्मा ने बचाया था? पिंकी मासूम से चेहरे पर प्यार भरी नाराजगी के साथ बोली। देवेश अपनी बेटी द्वारा कही ये बात सुनकर दंग रह गया, लेकिन फिर उसको लगा शायद उसकी बेटी ने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि उस दिन तो बेहोश थी जब उसे उस आया ने बचाया था। अरे बाबा, उसने झूठ इसलिए कहा क्योंकि उसको तुम्हारी मम्मा ने कहा था झूठ बोलने को, देवेश ने प्यार भरे शब्दों में कहा और पिंकी के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। जाओ, जाकर अपने भाई के साथ बाहर खेल लो, मैं थोड़ा काम करके तुम्हारे साथ खेलने आता हूँ। इतना कहकर उसने पिंकी को बाहर भेज दिया और फिर से काम में लग गया। दोनों बच्चे बाहर गार्डन में खेलने चले गए। थोड़ी देर में आया वहाँ पर आ गई और उसने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, नहाने जाना है। उसने आते ही बच्चों से कहा। बच्चे उससे थोड़ा खिंचे खिंचे ही रहते थे। उनको अपनी आया बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलती नहीं थी और जब देखो तब रोती रहती थी। कितनी ही बार तो उन्होंने उसको अपने कमरे में भी रोते हुए देखा था, लेकिन उनके पापा के सामने वो हमेशा ही नॉर्मल रहती और बच्चों को डांट पड़े ये सोचकर देवेश से झूठ भी बोला करती थी। वो उन्हें अक्सर कहा करती थी कि वो दोनों उसको माँ कहें, लेकिन जब वो लोग ऐसा नहीं करते थे तो वो उनको पानी में डुबाया करती थी। वो ऐसा करती थी खेल खेल में, बट बच्चों को पता था कि वो ऐसा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। अगर बच्चे कभी कुछ अपने पापा से बोलने की कोशिश करते तो देवेश को लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं। बच्चे उस आया की हरकतें बताते, बट उसको तो यही लगता कि बच्चे आया को डांट पड़वाना चाहते हैं या फिर उन्हें उसका माँ की तरह ध्यान रखना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो झूठ बोल देते हैं। इसीलिए अब बच्चे भी अपने पापा से कुछ नहीं बोलते थे। अगर बोलते थे तो उन्हें पहले पापा का फिर आया का गुस्सा सहना पड़ता था। पापा तो फिर भी कम ही गुस्सा करते थे, बट आया तो सिर को पानी में डाल देती थी। इसीलिए वो अब चुप ही रहने लगे और आया की हर बात को मानने लगे। बच्चे उसके बोलने पर अपना खेल छोड़कर नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। उन्होंने टब में पानी भरा और उसके अंदर घुस गए। अभी वो लोग अपने शरीर पर साबुन लगा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आयशा आ गई। उसने दोनों को ही टब में ही दबाने की कोशिश करी कि तभी बाथरूम के गेट पर देवेश आ गया। आया, बच्चे नहा गए क्या? उसने अंदर झांकते हुए कहा। हाँ, आयशा ने उनके गले को छोड़ते हुए कहा। बच्चे फटाफट टब से बाहर निकल आए। उनकी गर्दन में अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन आया की घूरती आंखों ने ये बात देवेश से ना कहने का इशारा उन्हें कह दिया था। दोनों ने डरते हुए अपने कपड़े पहन लिए। अरे, तुम्हारे गले पर निशान कैसा? देवेश ने उनकी गर्दन पर देखते हुए कहा। वो उस निशान को ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि आया बीच में आ गई। वो ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो एक दूसरे का गला दबाने लगे। आप भी ना, इन पर गुस्सा मत करो। आया ने बात को संभाल लिया, लेकिन देवेश को दोनों की आंखों में डर दिख रहा था। साथ ही उसको पिंकी कही दिन वाली बात याद आ गई। अब उसको एक अनजानी सी आशंका ने घेर लिया, लेकिन फिर भी उसने अपना वहम मानकर अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दिया। चलो बच्चों, अब घूमने चलते हैं बाहर। देवेश ने बच्चों से कहा तो बच्चे खुश हो गए। पापा का साथ ही तो उनको थोड़ा सा सुकून देता था। जब कभी देवेश घर में नहीं होता था तो उन्हें आया के साथ ही रहना पड़ता था और वो आया बुरी तरीके से उन्हें डरा देती थी। सभी लोग फटाफट तैयार होकर घूमने निकल पड़े। आज देवेश एक बार फिर बच्चों के साथ उसी जगह पर आया था जहां उसको अपने बच्चों के लिए एक आया मिली थी। आज उसकी बीवी को मरे हुए 1 साल होने वाला था, इसीलिए वो उस जगह पर आया था। बच्चे बीच पर खेलने लगे। आया उन्हें खेलता हुआ देख रही थी। बच्चों को खुश देखकर आया को उनका ख्याल रखता देख देवेश भी खुश हो गया। थैंक्स भगवान जी, इस समुद्र ने ही मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया था।
और समुद्र के ज़रिए ही आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखने वाले को भेज दिया। वो अभी ये सब बोल ही आता कि तभी उसको अपने बच्चों की चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो बच्चे पानी में बह रहे थे और आया का कहीं पता ही नहीं था। वो भागा भागा अपने बच्चे को बचाने के लिए समुद्र की तरफ गया कि तभी उसकी आंखों ने वो सब देखा जिसका उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। सामने से उसकी बीवी दोनों बच्चों को हाथ में लेकर आ रही थी। वो पास आई और बच्चों को उसके पास छोड़ दिया। सोना रुको। अपनी बीवी को वापस समुद्र की लहरों में जाता हुआ देख देवेश के मुंह से ऐसा निकल गया, मैंने इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, तुम इनको किसी और के भरोसे मत छोड़ो, मैं हर बार बचाने नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो पानी में कहीं गायब हो गई। देवेश उसको जाता हुआ देखता रहा और उसको अपनी गलती पर पछतावा भी था कि आखिर कैसे एक बार फिर उसका ध्यान बच्चों से हट गया। बच्चे उसे चाहकर भी ना बता पाए कि आखिर उस टाइम पर वहाँ पर क्या हुआ था। वो कोशिश करते उससे पहले ही उनको आया का भयानक चेहरा याद आ गया। थोड़ी देर में आया आई तो देवेश ने उसको बहुत डांटा, लेकिन वो कुछ ना बोली और बस बच्चों को घूरती रही। बच्चों को इस तरफ घूरता देख और बच्चों को नज़र फेर लेना देवेश के मन में शंका पैदा कर देता है। साथ ही उसे याद आता है अपनी सोना के द्वारा कहे गए वो आखिरी शब्द। उसके बाद सभी लोग गाड़ियाँ बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। गाड़ियाँ बैठे बैठे ही उसकी नज़र अपने बच्चों पर गई जो कि डरे और सहमे हुए थे। फिर उसने उनके गले पर देखा तो गले पर वो जो निशान पहले सिर्फ लाल था अब जला हुआ नजर आ रहा था। अगर इन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ा था तो ये निशान कैसा है? उसके दिमाग ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। इसी सोच में वो लोग घर पहुंच गए। आज मैं बच्चों के पास सोऊंगा, देवेश ने आया से कहा तो आया ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा, मानो वो कह रही हो आखिर क्यों? ठीक है बोलकर वो घूरती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आज उनको अच्छी नींद आने वाली थी। ये सोचकर बच्चों का दिल ही खुश हो गया। देवेश बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गया। तभी आधी रात ही गुजरी थी कि उसको किसी के रोने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। जब उसकी आँख खुली तो बच्चों के सामने उसकी आया खड़ी हुई रो रही थी। क्या हुआ? देवेश ने उसको रोता देख पूछ लिया तो उसने गुस्से से देवेश को देखा। देवेश के शरीर से तो जान ही निकल गई जब उसने देखा उसका भयानक चेहरा जिस पर अनगिनत कट लगे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लाल रोना उसके मुंह से निकल गया। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकता था? बचपन तो उसका इसी चेहरे के डर में गुजरा था। जब वो छोटा था तब उसको एक रोने वाली औरत दिखती थी जिसकी बात उसने अपनी मम्मी को बताई। तब उसकी मम्मी ने बताया कि वो उस बच्चे को ले जाकर मार देती है। उसने अपने बच्चे को भी खुद ही मार डाला था। उसके बाद उसकी मम्मी ने घर में पूजा करवाई और उसके गले में वो ताबीज़ बांध दिया, जिसकी वजह से लाल अरोड़ा कभी उसके पास नहीं आई, ना ही उसको कभी अपने साथ ले जा सकी। लेकिन वो बोल कर गई थी कि वो वापस आएगी और आज एक बार फिर से वो वापस आ गई है। लेकिन अब की बार वो उसके लिए नहीं बल्कि उसके बच्चों के लिए आई है। बच्चों का चिल्लाना सुन उसका ध्यान भंग हुआ। लाल अरोड़ा बच्चों को लेकर जा चुकी थी। देवेश बच्चों के पीछे भागा लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसको याद आया उसके गले में बंधा वो ताबीज जिसमें लाल अरोड़ा के आंसू के साथ अभिमंत्रित भभूत भी है। उसने जोर लगाकर गेट खोलना चाहा लेकिन गेट अब भी नहीं खुला तो वो खिड़की को खोलकर वहाँ से बाहर भागा। लाल अरोड़ा बच्चों को लेकर कहाँ जा सकती है? वो अपने आप में ही बोलने लगा, समुद्र वो तो दूर है। तभी उसको याद आया आज जब वो बाथरूम में गया तब बच्चे टब में नहा रहे थे, यानी उस टाइम भी लाल अरोड़ा उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। मेरे बच्चों मुझको माफ़ करना, मैंने तुम्हें किसी और के भरोसे छोड़ दिया। बोलता हुआ वो बाथरूम की तरफ भागा लेकिन उससे पहले वो मंदिर में गया और वहाँ से उसने त्रिशूल उठा लिया। बाथरूम का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ गए। बच्चे टब में छटपटा रहे थे। लाल अरोड़ा उनका गला दबाई जा रही थी। उसने जल्दी से अपने गले में बंधा ताबीज़ खोल दिया और उसमें से भभूत निकालकर लाल अरोड़ा के ऊपर फेंक दी। उसका शरीर एकदम से जलने लगा और वो कमज़ोर सी हो गई, जिससे उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ गई और मौके का फ़ायदा उठाकर देवेश ने बच्चों को टब से बाहर निकाल दिया। वो बच्चों को होश में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि लाल अरोड़ा एक बार फिर झपट पड़ी और इस बार जैसे ही वो झपटी देवेश ने त्रिशूल से उसके ऊपर वार कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ लाल अरोड़ा वहीं ढेर हो गई और थोड़ी ही देर में उसकी जगह पर बस राख ही रह गई। इतनी देर में बच्चों को भी होश आ गया था।
पापा बोलते हुए वो बच्चे उसकी ओर बढ़े और देवेश ने उन्हें गले लगा लिया। उसने उस लाल अरोड़ा की राख को एक लोटे में रख दिया और उसके बाद बच्चों ने बताया, पापा उस दिन मम्मा ने हमको बचाया था और उसने हमको पानी में डुबोया था, और इस दिन भी। पिंकी ने मासूमियत से आया की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवेश ने दोनों का ही माथा चूमा और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन उसने उस राख को समुद्र में बहा दिया। जब राख बहा चुका था वो, तो एक बार फिर उसको अपनी बीवी नजर आई और इस बार वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बदले में वो भी मुस्कुरा दिया और उसके बाद वो कहीं गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने विचार वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। इसी के साथ मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।